नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का मास्टर वीडियो, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता का परिचय और अधिकारिता से शुरू करते हैं। इंडियन पीनल कोड मतलब आईपीसी, जो 1860 से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बुनियाद रही है, वो अब इतिहास है और उसकी जगह ली है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 ने। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली नजर में देखें तो ये आंकड़े सामने आते हैं। भारतीय न्याय संहिता को 20 अध्यायों में बांटा गया है और इसमें कुल 358 धाराएं हैं। लेकिन असली कहानी तो इन नंबरों के पीछे है। हाँ, क्योंकि सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कैसे पुराने आईपीसी की धारा 1 से लेकर 5 तक के सारे प्रावधानों को अब बीएनएस की सिर्फ एक धारा सेक्शन 1 में समेट दिया गया है। इसे पन्ने बचाने के लिए तो नहीं किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कानून को आसान और सुलभ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। पुरानी आईपीसी में आपको कानून की पहुंच समझने के लिए 5 अलग-अलग सेक्शन देखने पड़ते थे। हाँ, कि कानून का नाम क्या है, भारत के अंदर अधिकार क्षेत्र क्या है, बाहर क्या है, बहुत कुछ था। वही तो। और अब एक ही जगह सेक्शन 1 में आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है। ये ईज ऑफ जस्टिस की तरफ एक इशारा है। ये तो हुई संरचना को सरल बनाने की बात, लेकिन इस नए ढांचे में कुछ नए विचार भी हैं, जैसे सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान। छोटे मोटे अपराधों के लिए अब जेल की सजा की बजाय सामुदायिक सेवा का विकल्प भी है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव लगता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये हमें सजा देने के तरीके के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, दुनिया भर में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्यूनिटिव जस्टिस यानी दंडात्मक न्याय से रेस्टोरेटिव जस्टिस मतलब सुधारात्मक न्याय की तरफ बढ़ रहा है। कम्युनिटी सर्विस उसी का एक उदाहरण है। तो इसका मकसद जेलों पर बोझ कम करने से ज्यादा अपराधी को सुधारने का मौका देना है। हाँ, और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। इस प्रावधान को कागज पर लाना एक बात है और इसे पूरे देश में लागू करना दूसरी। इसे मॉनिटर कौन करेगा? सही सवाल है। कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि सामुदायिक सेवा सच में की जा रही है? इसके लिए एक बहुत बड़े लॉजिस्टिकल फ्रेमवर्क की जरूरत होगी, जो अभी है नहीं। तो विचार बहुत अच्छा है, पर इसका असली टेस्ट इसके इम्प्लीमेंटेशन में होगा। सही बात है। और इसी तरह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए सजा को और सख्त करना भी। ये दिखाता है कि कानून समाज की प्राथमिकताओं को दर्शा रहा है। खैर, अब आते हैं उस सवाल पर कि इस कानून की ताकत कितनी है, इसकी पहुंच कहां तक है। मतलब इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है? जुरिस्डिक्शन को हम 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, भारत की सीमाओं के अंदर और दूसरा, भारत की सीमाओं के बाहर। चलिए पहले भारत के अंदर की बात करते हैं। नियम बहुत सीधा साधा है। क्या है वो? अगर कोई भी अपराध भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर होता है तो उस पर बीएनएस लागू होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराध करने वाला भारतीय नागरिक है या कोई विदेशी। कानून की नजर में सब बराबर है वाली बात यहाँ पूरी तरह लागू होती है। लेकिन भारत की भौगोलिक सीमा का मतलब सिर्फ हमारी जमीन तो नहीं है। पानी और हवा में भी बीएनएस का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है। खासकर समुद्री सीमा में जो बदलाव हुआ है वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और रणनीतिक बदलाव है। पहले आईपीसी के तहत भारत की समुद्री सीमा तट से सिर्फ 3 नॉटिकल मील तक मानी जाती थी। सिर्फ 3 नॉटिकल मील? जी। अब बीएनएस के तहत इसे बढ़ाकर 12 नॉटिकल मील कर दिया गया है। 3 से 12 नॉटिकल मील। ये सुनने में छोटा बदलाव लगता है, पर इसका असर तो बहुत बड़ा होगा। 1 नॉटिकल मील लगभग 1.85 किलोमीटर होता है। बिल्कुल। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे कई वजह हैं। पहली तो ये कि ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के बराबर लाकर खड़ा करता है। अच्छा, मतलब यूएन क्लॉज के हिसाब से? नॉटिकल मील तक का क्षेत्र किसी भी देश का टेरिटोरियल सी यानी प्रादेशिक जल माना जाता है। लेकिन इसका दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। आप 26/11 मुंबई हमलों की तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल। उस हमले में आतंकवादी समुद्र के रास्ते ही आए थे। अपनी कानूनी सीमा को 12 नॉटिकल मील तक बढ़ाने का मतलब है कि हमारी कोस्ट गार्ड और नेवी को किसी भी संदिग्ध नाव को रोकने का कानूनी अधिकार और ज्यादा दूरी पर मिल जाता है। हाँ, उन्हें कार्रवाई करने का अधिकार तट से और ज्यादा दूर मिल जाता है। ये तस्करों, घुसपैठियों और आतंकवादियों को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी कवच देता है। मतलब अब भारत की जमीन
और पानी दोनों पर बीएनएस का नियंत्रण पहले से ज्यादा मजबूत है। अब हवा की बात करते हैं। यहाँ पर नियम और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अगर कोई हवाई जहाज या पानी का जहाज भारत में रजिस्टर्ड है तो उस पर बीएनएस लागू होगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। हाँ, इसे कानून की भाषा में फ्लोटिंग आइलैंड थ्योरी भी कहते हैं। फ्लोटिंग आइलैंड थ्योरी? जी, इसका मतलब है कि भारत में रजिस्टर्ड कोई भी विमान या जहाज कानूनी तौर पर भारत की तैरती हुई जमीन का एक टुकड़ा है। मान लीजिए एयर इंडिया का एक विमान पेरिस से न्यूयॉर्क जा रहा है। उस विमान के अंदर हवा में 35,000 फीट की ऊंचाई पर अगर कोई अपराध होता है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत ही मुकदमा चलेगा। बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराधी या पीड़ित किस देश के नागरिक हैं या विमान उस वक्त किस देश के ऊपर से उड़ रहा था। ये तो कमाल है। तो हमने भारत के अंदर की जुरिस्डिक्शन समझ ली, लेकिन कहानी और भी पेचीदा होती है जब हम बीएनएस के उस अधिकार की बात करते हैं जो भारत की सीमाओं के बाहर भी लागू होता है। मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक लंदन जाकर कोई अपराध करता है तो क्या होगा? कानून बिल्कुल साफ है। अगर अपराधी भारतीय नागरिक है तो बीएनएस उस पर लागू होगी, चाहे उसने अपराध दुनिया में कहीं भी किया हो। कानून ये मानकर चलेगा कि वो अपराध जैसे भारत में ही किया गया हो। ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा प्रावधान है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। कुछ खास परिस्थितियों में बीएनएस एक ऐसे विदेशी नागरिक पर भी लागू हो सकता है जिसने अपराध भी भारत के बाहर किया हो। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये बीएनएस के सबसे महत्वाकांक्षी प्रावधानों में से एक है। इसकी दो मुख्य स्थितियां हैं। पहली स्थिति तब लागू होती है जब अपराध भारत के बाहर हुआ हो, अपराधी भी विदेशी हो, लेकिन उस अपराध का शिकार यानी पीड़ित कोई भारतीय नागरिक हो। रुकिए, मतलब अगर अमेरिका में कोई अमेरिकी नागरिक किसी भारतीय पर्यटक के साथ कोई अपराध करता है तो भारत का कानून उस अमेरिकी नागरिक पर लागू हो सकता है। ये तो लागू करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। आप सही कह रही हैं, इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। आप किसी दूसरे देश में जाकर उनके नागरिक को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। इसके लिए तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जैसी चीजें चाहिए होंगी। जी, प्रत्यर्पण संधि होनी चाहिए और उस देश की सरकार को सहयोग करना होगा। कई कानूनी विशेषज्ञ इसे एक सिंबॉलिक प्रोविजन मानते हैं। इसका व्यावहारिक असर शायद कम हो, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कड़ा संदेश देता है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। समझ गए, मतलब ये कानूनी हथियार से ज्यादा एक राजनीतिक हथियार है। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति आज के डिजिटल युग के लिए बनाई गई है और ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। ये साइबर अपराधों से जुड़ी है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर भारत में मौजूद किसी कंप्यूटर, सर्वर या डिजिटल सिस्टम को निशाना बनाता है तो उस पर बीएनएस लागू होगी? हाँ। अच्छा, तो ये लोकेशन ऑफ द क्रिमिनल की जगह लोकेशन ऑफ द टारगेट पर फोकस कर रहा है। एग्जैक्टली। ये एक गेम चेंजर है। पहले अगर रूस में बैठा कोई हैकर भारत के किसी बैंक के सर्वर पर हमला करता था तो जुरिस्डिक्शन को लेकर एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती थी। अब कानून साफ कहता है, अगर आपका निशाना भारत में है तो आप भारत के कानून के दायरे में हैं। तो कुल मिलाकर ये नया कानून अपनी ताकत और पहुंच को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा रहा है, जमीन पर, समुद्र में, हवा में और अब साइबर स्पेस में भी। लेकिन कानून की ताकत हमेशा असीमित नहीं होती, कुछ अपवाद भी होते हैं। तो अब जरा उन नो गो जोन्स पर नजर डालते हैं जहां बीएनएस लागू नहीं होती। हाँ, अपवादों को समझना भी उतना ही जरूरी है। इन्हें हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है कानून के आधार पर अपवाद और दूसरी है व्यक्तियों के आधार पर अपवाद। ठीक है, तो पहले कानून आधारित अपवादों को देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है विशेष या स्थानीय कानून। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बीएनएस एक जनरल लॉ यानी सामान्य कानून है। अगर किसी खास विषय के लिए पहले से कोई विशेष कानून मौजूद है तो उस विषय पर वो विशेष कानून ही लागू होगा, बीएनएस नहीं। जैसे कि एमसीओसी। बिल्कुल, जैसे महाराष्ट्र में संगठित अपराध से निपटने के लिए एमसीओसी जैसा एक बहुत सख्त कानून है, तो वहां संगठित अपराध के मामले एमसीओसी के तहत ही चलेंगे। समझ गई, ताकि किसी खास मकसद के लिए बनाए गए मजबूत कानूनों को कमजोर न किया जाए। दूसरा अपवाद सेना से जुड़ा है। जी, कहा गया है कि बीएनएस सैनिकों के विद्रोह या ड्यूटी छोड़कर भाग जाने जैसे मामलों पर लागू नहीं होगी। क्यों? हाँ, क्योंकि सेना का अनुशासन और संचालन का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उनके अपने बहुत सख्त कानून हैं, जैसे आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट। सेना से जुड़े अपराधों का निपटारा कोर्ट मार्शल के जरिए उन्हीं के कानूनों के तहत होता है। अच्छा।
अगर सामान्य कानून सेना के मामलों में दखल देने लगे तो इससे पूरी कमांड और डिसिप्लिन की संरचना पर असर पड़ सकता है। ये तो हुए कानून आधारित अपवाद। अब उन खास लोगों की बात करते हैं जिन पर बीएनएस के तहत कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इम्यूनिटी। हाँ, ये इम्यूनिटी वाली लिस्ट काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों का। जब तक वो अपने पद पर हैं, उन पर कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। ये छूट उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत मिली है। इसके बाद आते हैं विदेशी संप्रभु, मतलब किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष। हाँ, इसे सॉवरन इम्यूनिटी कहते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है। जब किसी देश का प्रमुख हमारे देश में आता है तो हम उसे अपने कानूनों के अधीन नहीं मानते। और इसी लिस्ट में अगला नाम है राजनयिकों यानी डिप्लोमैट्स का। हम अक्सर सुनते हैं कि उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब अपराध करने का लाइसेंस नहीं है। इसके पीछे का सिद्धांत है पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी। मतलब हम आपके राजनयिकों पर मुकदमा नहीं चलाएंगे ताकि आप हमारे राजनयिकों पर मुकदमा ना चलाएं। सही। ये इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी देश किसी राजनयिक को झूठे आरोपों में फंसाकर राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना कर सके। तो अगर कोई राजनयिक सच में कोई गंभीर अपराध कर दे तो क्या होता है? तब मेजबान देश उस राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित करके देश छोड़ने के लिए कह सकता है। इसके बाद उस राजनयिक पर उसके अपने देश में मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन मेजबान देश में नहीं। अच्छा, तो उन पर मुकदमा चलाने की जगह बदल जाती है, पूरी तरह छूट नहीं मिलती। जी। और इस लिस्ट में आखिरी नाम है विदेशी सेना का। सही है। जैसे अगर भारत और अमेरिका की सेनाएं मिलकर कोई सैन्य अभ्यास कर रही हैं, तो उस दौरान अमेरिकी सैनिकों पर उनका अपना सैन्य कानून लागू होगा, हमारा नहीं। तो आज हमने बीएनएस की बुनियाद को समझा। ये सिर्फ एक नया कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी के भारत के लिए उसकी कानूनी संप्रभुता की एक नई घोषणा है। बिल्कुल। इसका असली परीक्षण तो समय के साथ होगा, जब अदालतों में इन नए प्रावधानों की व्याख्या की जाएगी और इन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि इसने भारत के आपराधिक न्याय के भविष्य की दिशा तय कर दी है। तो हमने इस पर तो बात कर ली कि कानून की शक्ति कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, लेकिन ये भविष्य के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा आपस में जुड़ती जा रही है, क्रिप्टो करेंसी, ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म्स जैसी चीजों के साथ, क्या अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन का वो आइडिया जो भूगोल और सीमाओं पर आधारित है, एक दिन पुराना पड़ जाएगा? भविष्य का कोई कानूनी कोड कैसा दिख सकता है जब भौतिक और डिजिटल दोनों तरह के बॉर्डर लगातार बेमानी होते जा रहे हों? तो चलिए, भारतीय न्याय संहिता की बुनियाद को समझने के लिए इसकी शब्दावली पर एक गहरी नजर डालते हैं।